कार्बन उतना ही है। हम एडिशनलिटी में क्या कर रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट से निकाल रहे हैं कोयला, क्रूड, नेचुरल गैस जला रहे हैं, और वो जो जल के कार्बन है उसको the reversal is start capturing it. So my plant is capturing it. Now the captured carbon, before I put it back, I need to extract energy. अब ये एनर्जी मुझे किस फॉर्म में मिल सकती है? जिस फॉर्म में मैं चाहूँ मिल सकती है। मुझे ये एज इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, एसी सोल्यूशन, फूड स्टोरेज, कोल्ड रूम्स, कोल्ड चेन्स, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मेथनॉल, ये सारी चीजें मैं इस कार्बन से कर सकता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी आरटीसी के लिए अब हम गए हैं दो तरीकों से। एक हम बोल रहे हैं कि पंप स्टोरेज हाइड्रो करें। अगर हम यही चीज पंप स्टोरेज नहीं करके पराली को यूज करें, एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करें, तो हमें बेस लोड पावर 24/7 मिलता है, और हम ये विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड सोलर चला सकते हैं, और वो भी रिन्यूएबल। Hello everybody, I'm Shweta Dalmia और welcome on another episode of The Clientpreneur Show। आज के एपिसोड पे हमारे साथ है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा, जो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है पंजाब रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के। आज का एपिसोड प्रोड्यूस्ड है एक बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप में विंगीफाई फाउंडेशन के साथ। इस एपिसोड पे हम बात करेंगे बायोमास और एयर पोल्यूशन के बारे में। बट बायोमास के बारे में बात करने से पहले समझ तो लेते हैं बायोमास क्या है, एंड उसी के लिए हमारे पास है आज बायोमास मैन ऑफ द ईयर जिनको अवार्ड मिला है, एंड आई रियली लाइक टू कॉल हिम, ये है बायोमास मैन ऑफ इंडिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। बट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले विंगीफाई फाउंडेशन ने कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भेजे हैं, तो प्लीज अपने गेस्ट को वो गिफ्ट्स देते हैं, एंड देन लेट्स लर्न व्हाट इज बायोमास एंड हाउ डज इट रिलेट टू एयर पोल्यूशन। वेलकम ऑन द क्लाइंटप्रेन्योर शो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल दिस वे। Thank you, Shweta. Thank you for inviting me, and it's a pleasure to be on the Clientpreneur Show. Happy to discuss with you. आपके जो सवाल हैं, आपके जो बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा है अगर बायोमास के बारे में लोग समझें, लोग जानें, तो आई थिंक एक सर्विस होगी मेरी तरफ से। सो हैप्पी टू गेट ऑल द क्वेश्चंस। Definitely, sir. But उससे पहले Wingify Foundation has sent you some great gifts, so this is for you. Thank you so much. Thank you, Wingify Foundation, for this gift, and thanks for taking up such a good topic. ऐसा शो करने के लिए जो ऑडियंस को पहुंचे, व्यूअर्स को पहुंचे, it is a good initiative. तो सर सबसे पहले ये बताओ बायोमास होता क्या है? एक लेमन टर्म में या एक आम आदमी के लिए बायोमास वो चीज है जो बायोडिग्रेडेबल है। और बायोमास एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे तरीके के बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स आते हैं। हमारे को जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो इफेक्ट करता है बायोमास, वो है फार्म एग्रीकल्चर रेसिड्यू, या जो कृषि के अवशेष बच जाते हैं, पेड़ पौधे, जो हम कूड़ा कचरा बायोडिग्रेडेबल अपने घरों से, हमारी सब्जी मंडियों से, सब्जी के वेस्ट से जो निकलता है, जो सुएज स्लज, जो हमारे सुएज स्लज का जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कूड़ा कचरा जाता है, वो बायोमास है। जो भी बायोडिग्रेडेबल है, जिसमें कार्बन कंटेंट है, वो बायोमास कहलाता है। So that ये ब्रॉड डेफिनेशन है बायोमास। सर जैसे आजकल इन जनरल बायोमास को हम सब रिकॉग्नाइज करते हैं पराली से, मतलब कहीं ना कहीं वो एक रिकॉग्निशन बन चुकी है ना बायोमास की। जी, सो अगर हम दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बायोमास पराली से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें, तो जिस तरीके से फार्म मैकेनाइजेशन हुआ है, जो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में मशीनें आ गई हैं, उससे एक तरीका फार्मिंग करने का चेंज हुआ है ग्लोबली। और ये मशीनें आने से लेबर जो है वो फार्मिंग से कम हो गया, हट गया है। और मैकेनाइजेशन की वजह से आज फार्मर को जब वो अपना प्रोड्यूस निकाल लेता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, या मक्का हो, या कपास हो, कोई भी फार्मिंग मेजर प्रोड्यूस हो, उसके बाद में जो रह जाता है
वो फार्मर खेतों में जलाता है। और जलाता है इसलिए क्योंकि अगर उसको फार्मर को खेतों से निकालना है तो उसके लिए फार्मर को कुछ और एक्टिविटीज करनी है। उसको कुछ मशीनें चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको कुछ पैसे चाहिए, लेकिन ये सब करने के बाद में जो अवशेष बच गया उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो फार्मर निकालने के बाद में इस अवशेष का या पराली का या कोई भी फार्मिंग एग्रीकल्चर अवशेष की बात करें, उसका क्या करे? तो वो उसको हटाने के लिए अपने खेतों से एक आसान तरीका उसको जलाने के काम वो करता है। एंड हेंस अगर हम पराली की बात करें नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हार्वेस्ट एक 30-35 दिन के विंडो में होता है और ये टाइम ऐसा है कि दिवाली का टाइम होता है, ऑनसेट ऑफ विंटर जो महीने हैं वो चालू होते हैं, विंड डायरेक्शंस इस तरीके से हैं जो मूव करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जितना खेतों में चलता है, इसका जो अवशेष है, धुआं है, ये चारों तरफ फैलता है और दिल्ली काली होती है। और इसलिए आज हम बायोमास को पराली से हम उसकी तुलना करते हैं। बट एक डेटा आपको देता हूं श्वेता, जो पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्म फायर्स ये कहां पर होते हैं, तो ये हमारे इंडिया में पंजाब के स्टेट में। और अगर आप सेकंड स्टेट ये सवाल पूछे, तो अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या स्टेट बताएं, आप हरियाणा जो या उत्तर प्रदेश जो आसपास, लेकिन नहीं, सेकंड स्टेट जो इंडिया में जहां पर स्क्वायर किलोमीटर मैक्सिमम फार्म फायर्स होते हैं वो मध्य प्रदेश। फार्म फायर्स। और हम मध्य प्रदेश की कहीं पर भी बातचीत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या मध्य प्रदेश के लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? हम उसकी बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल मीडिया में आता है। तो ये फार्म फायर की प्रॉब्लम, बायोमास की डिस्पोजल की प्रॉब्लम, चाहे वो खेतों से हो, चाहे वो जो हम शहरों में कूड़ा कचरा जो आज पहाड़ बन गए हैं उसके बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट हो, चाहे वो सुएज स्लज हो, आज गंगा को हम क्लीन कर रहे हैं। क्या क्लीनिंग कर रहे हैं? गंगा तो फ्लो होती है, हम क्लीनिंग ये कर रहे हैं कि हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरे गंगा के फ्लो में लगा रहे हैं, ताकि जो हम कूड़ा कचरा गंगा में डाल रहे थे या अपने नदियों में डालते हैं वो नहीं डाले। तो बायोमास की प्रॉब्लम मैनमेड है, उसका यूटिलाइजेशन भी हमको मैनमेड लाना है। तरह से आपने बात करी मैकेनाइजेशन हो गई है फार्म्स की, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर जैसे पहले के टाइम पे तो वो हाथ से ही निकालते थे तो वहाँ पर स्टबल नहीं बचता था। तो अगर ऐसा कुछ हो पाए कि जैसे जिन स्टेट्स में लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंसिव है, जैसे कुछ स्पेशल ट्रेन आई थिंक पहले भी चलती थी जो उन ट्रेन से लेबर को लाती है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, जैसे आपने बोला, उन स्टेट्स में हम उन लेबर्स को लेके जाओ जो हाथ से ही वो सब निकालें, तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बिकॉज क्या इसका एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और क्या इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी? आंसर है नहीं। और आंसर नहीं इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें आज हर स्टेट एक तरीके से ग्रेन सरप्लस है। हमारे यहाँ पर जो कृषि की उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है, फूड सिक्योरिटी जो आई है, पिछले 40-50 सालों में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मिल्क रेवोल्यूशन आया, फार्मिंग एडवांसमेंट आई, अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी, फार्मर जो ग्रो करता है, जो सारे देश में अनाज जाता है, वो एक बहुत प्राइम क्राइटेरिया है। दूसरी चीज है ये इसलिए हो पाया बिकॉज मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही खेत में 2 या 3 क्रॉप्स एक साल में, फास्ट रोटेशन क्रॉप्स लगे, जहां पर फार्मर की भी आयात इनकम बढ़े, एक कंट्री के लिए ग्रेन सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी हो। और अगर ये करना है तो हमको मैकेनाइजेशन और फास्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। हम वापस नहीं जा सकते हैं आज से 30-40 साल पहले, जहां पर फैमिन्स थे, हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी हिंदुस्तान में। मैं उस टाइम नहीं था, बट मैंने जो सुना है कि एक टाइम था कि एडवोकेसी ये थी कि एक टाइम का ही खाना खाओ। सो वी कांट गो बैक टू सच टाइम्स। इसीलिए फार्म मैकेनाइजेशन जो हुआ है वो अच्छा है। लेबर आज भी एम्प्लॉयड है, ऐसा नहीं है कि लेबर एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन हमको जब मैकेनाइजेशन हमने किया है, हमको साथ ही साथ जो अवशेष बच रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन के भी आज टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको लार्ज स्केल में लाना पड़ेगा।
और कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और आपको सोल्यूशन मिल गया। ये एक प्रोग्राम के तहत अगले 10, 15, 20 साल में डेवलपमेंट के तहत ये काम करना पड़ेगा और ये सबको करना पड़ेगा। सरकार को इंटेलेक्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ, गांव में फार्मर, लार्ज कंपनीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें हमको बायोमास, बायो एनर्जी, बायोफ्यूल्स, बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे सो दैट ये बायोमास की एक मैनमेड प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला, हम इसको साथ में मैनमेड सोल्यूशन से सॉल्व कर सकें, लेकिन सस्टेनेबल सोल्यूशन, इकोनॉमिकल सोल्यूशन, इकोलॉजिकल सोल्यूशन, कंप्लायंट विथ नॉर्म्स जैसे होना चाहिए। तो ये चीजें आज हम कर रहे हैं इंडिया में और ये चीजें धीरे धीरे आज सब इसकी बातें कर रहे हैं। आपने मुझे शो पे बुलाया और आपने पहला क्वेश्चन बायोमास पूछा और आप बिलीव करिए मैं आज 12-13 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। मैं अलग अलग ऑफिस में जाके जब लोगों को बायोमास बोलता था तो यही सवाल था, बायोमास क्या होता है। तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि सरकारी दफ्तरों में, रेगुलेटर्स के पास, फार्मर्स के पास, मीडिया में, सोशल मीडिया में आज ये सवाल शायद पर्याप्त ना हो कि बायोमास क्या होता है, क्योंकि लोगों को मालूम है। आप अपने व्यूअर्स के लिए आई थिंक पहला क्वेश्चन आपका उनको ओरिएंट करने के लिए ये सवाल हो सकता है, लेकिन व्यूअर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। आज उनको पता है कि बायोमास क्या है, आज उनको पता है कि बायोमास हमारे लिए एक प्रॉब्लम पड़ गई, जैसे आपने पराली बोला, बाकी बायोमास भी। अब इसके सॉल्यूशंस पे सारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। सर आपने ये बात बिल्कुल सही बोली और मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि आज का व्यूअर बहुत इंटेलिजेंट है और शायद जो लोग हमें देख रहे हैं अगर वो इस पॉइंट तक आए हैं वो इसलिए बिकॉज उनको इंटरेस्ट है इस कॉन्वर्सेशन में। सर सबसे पहले आप ये समझाओ कि हमने बात करी बायोमास की, हमने बात करी प्रॉब्लम्स की, बायोमास कैसे रिलेटेड है एयर पोल्यूशन से, या फिर बायोमास का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन इन इंडिया? क्या कुछ स्टैट्स है, क्या कुछ नंबर्स हैं हमारे पास? देखिए एयर पोल्यूशन एक डेवलपिंग इकोनॉमी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आती है। हमने अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख लें तो वी वुड बी मच मोर वाइजर। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी भी ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स रही हैं और फिर उन्होंने काम करके इससे निजात पाई है और दे मूव्ड आउट ऑफ इट। वी टॉक अबाउट यूरोप, वी टॉक अबाउट लंदन, यूके, वी टॉक अबाउट यूएस। अगर हम ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, इन्होंने भी पिछले 20, 30, 40 साल में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स देखी। अब यही चीज हम देख रहे हैं, तो हमें जो किसी और की गलती हुई उससे सीख के अगर ये प्रॉब्लम और ये गलती हम ना करें, इट विल बी अ बेटर सिचुएशन। ये हमारे सब के लिए, हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। बायोमास बर्निंग, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, मैंने आपको बताया जिस स्केल में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बायोमास बर्निंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम केवल विंटर मंथ्स की नहीं है, ये हर क्रॉप के साथ में। इट इज अ कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन। अब इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड नहीं है, लेकिन यूएस की कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं, यूरोप से कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं अबाउट इंडियन एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। मैं उन स्टैटिस्टिक्स को आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं इसलिए बोलता हूं पिंच ऑफ सॉल्ट क्योंकि हो सकता है वो एग्जैजरेटेड हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो। मैं किसी के काम पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो नंबर्स क्या बोलते हैं। देयर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम यूएस, द अमेरिकन सोसाइटी व्हिच सेज दैट, एंड इट्स अ यूएस गवर्नमेंट बॉडी, वो रिपोर्ट ये बोलती है कि हर 5 साल में इंडियन इकोनॉमी में हमें $150 बिलियन का लॉस होता है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम और द फार्म बर्निंग। और अगेन बेसिस क्या है 150 बिलियन डॉलर्स का ओवर लेट्स से 5 इयर्स, और इफ आई जस्ट डिवाइड इट फॉर अ 5 ईयर पीरियड, $30 बिलियन साल का क्या बेसिस है वो नंबर का, इट्स नॉट अवेलेबल, बट देयर इज समबडी डूइंग वर्क टू पुट आउट अ नंबर एंड लेट्स टेक इट एट फेस वैल्यू। और अगर हम ये फेस वैल्यू पे लेते हैं और हमारी इकोनॉमी में $30 बिलियन का लॉस हो रहा है, जीडीपी लॉस, बिकॉज ऑफ फार्म बर्निंग एंड एयर पोल्यूशन, और अगर हम इसको हटा पाए
तो जो आज इंडिया का विजन है प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट. इंडिया इज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी, वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स इन द वर्ल्ड. तो $30 बिलियन का स्ट्रेट अवे एडिशन है. करेक्ट. उतना हमें कम काम करने की जरूरत है. सो क्या हम ये $30 बिलियन को निकाल सकते हैं? और या क्या हम ज्यादा निकाल सकते हैं? क्या हम एक बायोमास, बायो एनर्जी, बायोफ्यूल बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं? और इसके बहुत फायदे, इसके इतने ट्रिमेंडस फायदे हैं कि मतलब मैं आपको ये श्वेता गिनाना शुरू करूं तो शायद 1-2 दिन कम पड़ जाएंगे. बट लेट्स अज्यूम के ये नंबर्स हैं, और ये अगर हम नंबर्स को लेके चले और एक बायो इकोनॉमी बनाना शुरू करें, जैसे ब्राजील ने बनाया, यूरोप की कुछ कंट्रीज है उन्होंने बनाया, ब्राजील ने एक पूरा बायोमास बेस्ड बायो इकोनॉमी बनाया, और उन्होंने ये बनाया फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. वही प्रॉब्लम हमारी इंडिया की भी है, एनर्जी सिक्योरिटी. हमारी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन भी है, हमारी प्रॉब्लम फार्मर इनकम इंक्रीज करने की भी है, हमारी प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन निकालने की भी है, हमारी प्रॉब्लम हमारे शहरों में जो कूड़े कचरे के पहाड़ बन गए हैं उसको हैंडल करने की. और ये पहाड़ कम नहीं होंगे, ये पहाड़, क्योंकि हम जिस तरीके से वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे पहाड़ बढ़ेंगे, कम कैसे होंगे? तो हमें सारे स्फीयर्स में बायोमास को इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर गेनफुल प्रोडक्ट. और ये प्रोडक्ट एनर्जी हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है यूटिलिटी, और ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. ब्राजील इकोनॉमी समझाओ ना थोड़ा सा कि ब्राजील ने क्या करा. जी, तो ब्राजील को प्रॉब्लम थी क्रूड इंपोर्ट की, सैंक्शंस थे. इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी मेजॉरिटी इंपोर्ट करते हैं. तो ब्राजील ने एक प्रोग्राम डेवलप किया विच इज द एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम. और ब्राजील ने अपनी पूरी शुगर इंडस्ट्री एंड एथेनॉल जनरेशन पे काम किया, एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में मूव्ड अवे फ्रॉम अ पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी टू एथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी. सो रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल विद एथेनॉल. हाँ, इंडिया में भी हम इस डायरेक्शन में काम करना हमने शुरू कर दिया. 10 अगस्त 2022 पिछले साल प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को पहला सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बायो रिफाइनरी पानीपत में डेडिकेट किया. इंडियन ऑयल ने ये प्रोजेक्ट बनाया है. बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट प्राज की टेक्नोलॉजी के ऊपर है. ये साल में 2 लाख टन पराली को इस्तेमाल करेगा. इसका मतलब, और मैं आपको कुछ और स्टैटिस्टिक्स नंबर्स देता हूं श्वेता, 1 एकड़ लैंड में से तकरीबन 2.5 से 3 टन पराली का अवशेष निकलता है. हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2 टन लेके चलते हैं. तो अगर 2 लाख टन पराली ये एथेनॉल का प्लांट पानीपत में इस्तेमाल करेगा एज इनपुट फीडस्टॉक, और इससे 100 किलोलीटर पर डे, 100 किलोलीटर पर डे एथेनॉल एज अ प्रोडक्ट निकलेगा पर डे. 100 किलोलीटर मतलब 1 लाख लीटर पर डे एथेनॉल निकलेगा. और ये 2 लाख टन जो है, अगर हम 2 के आंकड़े से इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब है कि 1 लाख एकड़ में पराली नहीं जलेगी. अब आप देखो, 1 लाख एकड़ की पराली इकट्ठी की जाए, तो इकट्ठी करने के चैलेंजेस हैं, उसके बारे में शायद हम आगे बात करेंगे. लेकिन अगर हम ये 1 लाख एकड़ से पराली इकट्ठी कर लेते हैं, जो 2 लाख टन होगा, तो हम दिन का 1 लाख लीटर एथेनॉल बनाते हैं, और वो एथेनॉल क्लीनर फ्यूल है. तो हम 1 लाख लीटर पेट्रोल नहीं यूज करेंगे. इसका मतलब 1 लाख लीटर इक्विवेलेंट का जो हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करेंगे. फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, और ये पूरी इकोनॉमी का जो पैसा है वो इंडिया के अंदर ही रहेगा. अब इससे ज्यादा आत्मनिर्भर क्या हो सकता है? इससे ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी क्या हो सकती है? ना हम फूड से compete कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अवशेष या जो रेसिड्यू है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम खेतों में नहीं जला रहे. डेफिनेटली हम ये जो 2 लाख टन इकट्ठा करेंगे, इसके लिए फार्मर को और ये पूरा इकोसिस्टम को हम डेवलप करेंगे. तो एक रूरल इकोनॉमी में पैसा जाएगा. कोई लेबर का काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का करेगा, कोई स्टोरेज का करेगा,
कोई कलेक्शन का करेगा, मशीन आएगी, मशीन का रिपेयर होगा, वगैरह वगैरह। तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स का इकोसिस्टम चालू हो जाएगा और कंटिन्यूस रहेगा। ये एक दो दिन के लिए नहीं है, ये प्लांट लाइफ 25-30 साल के लिए इकोसिस्टम चलता रहेगा। So you just imagine the rural impact of capital that we will put in. Yes. And जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लीन एथेनॉल। और ये प्रोडक्ट हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेंगे। और आप और मैं दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में जो गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ियों में, इसका जो हमारा क्रूड से जो हम बाहर से खरीद रहे हैं, अब वो हमारे किसानों से आएगा। आई थिंक सरकार ने देव डन अ फैंटास्टिक जॉब जो ये प्रोजेक्ट लाए, और ऐसे और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। करेक्ट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भटिंडा में, भारत पेट्रोलियम बारगढ़ उड़ीसा में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी बैम्बू से बना रही है नुमालीगढ़ असम में, मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटका में कुछ और अवशेषों से उनका प्रोजेक्ट प्लानिंग में है। तो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो अब अगर यही आंकड़ों से हम एक्सट्रापोलेट करें, और ये नंबर्स अगेन डेटा जो है, डेटा के नंबर्स की वैलिडिटी जो है उस पे भी काम होना है, लेकिन हमने ये डेटा प्रेजेंट किया है। मैं आपको बताऊं, एफसीडीओ यूके, फॉरेन गवर्नमेंट डेवलपमेंटल ऑफिस यूके, जो इंडिया में काम करती है, उनकी ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, उसके थ्रू एक पूरे इंडिया की स्टडी की गई बिटवीन ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइस वाटर हाउस कूपर, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, प्रेसपल मेरी कंपनी ने, और 1500 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फार्म एग्री रेसिड्यू या अवशेष इंडिया में अवेलेबल। अगर आप यही आंकड़े से लें कि 2 लाख टन से आप 1 लाख लीटर पर डे एथेनॉल बना रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं 1500 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। सो एक पूरे की पूरी वाइब्रेंट बायो एनर्जी, बायोफ्यूल, रूरल बेस्ड इकोनॉमी। और मैं रूरल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी फार्मिंग हम रूरल से जोड़ते हैं, लेकिन वहां भी सब अपलिफ्टमेंट आ गई है। तो ये पूरा काम हो रहा है, हो सकता है। एंड आई थिंक मेरी विश ये रहेगी, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, कि इसको हम पूरे होशो हवास में स्पीड से बढ़ाएं। That's I think where is a wish and a wish list that I would have. तो ये जो आपने बोला, मतलब डेफिनेटली ये चीज़ सुनने में मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये हम कर लेते हैं तो इंडिया के लिए, हमारे लोगों के लिए सब कुछ बेनिफिशियल होगा। बट आज इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने सर शो पे इतने लोगों को इंटरव्यू करा है, लाइक कोई है जिसने पराली का जिस लॉजिस्टिक्स पे वो काम कर रहे हैं, उनके पास ट्रक्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है, एंड ही इज लाइक कि क्योंकि मेरे पास इतने सारे ट्रक्स ऑल ओवर इंडिया हैं तो मैं लॉजिस्टिक्स सॉल्व करता हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लाइक एक तो पहले आप सप्लाई चेन समझाओ, बायोमास की सप्लाई चेन कैसी होती है, एंड हम ये अभी क्यों नहीं स्केल कर पा रहे हैं, या फिर क्यों हर विंटर्स में सेम प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो रहे हैं? देखिए, इकोसिस्टम डेवलप होना पड़ेगा। आपने राइटफुली बोला सप्लाई चेन। सो 3 बकेट्स में ये हम इसको प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, और हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, उस पे काम। पहला चीज है टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजेशन। जैसे हमने बात की सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट की, ये टेक्नोलॉजी नई है, डेवलप हुई है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1000 करोड़, इट्स बिग मनी। अब एक टेक्नोलॉजी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये 4-5 साल लगे हैं प्रोजेक्ट बनने में। राइट। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, और अभी भी जिस स्पीड से एथेनॉल का प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। टेक्नोलॉजी नई है, स्टेबलाइजेशन होनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एस्टैब्लिश होना है, प्रोडक्ट ऑफटेक एस्टैब्लिश होना है। तो ये सारी चीजों पे सो पहला बकेट टेक्नोलॉजी। अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलपमेंट हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने कुछ किया, डीबीटी, आईसीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई। इंडिया की टेक्नोलॉजी है, प्राज की टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, लैंजरजेट, लैंजरटेक, शेल के पास टेक्नोलॉजी है, IH2,
राइजन ब्राजील में, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो आज 8-10 टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब लेट्स टेक की टेक्नोलॉजी है, अब ये टेक्नोलॉजी को, नए टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए पैसे की जरूरत, कैपिटल की जरूरत है। अगर आप एक प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का लगाने वाले हैं जहां 2 लाख टन इस्तेमाल होगा, और मैंने आपको 1500 मिलियन मेट्रिक टन की बात की, तो आप केवल अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा आपको चाहिए। क्या इंडिया जैसी कंट्री जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहां पर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत है, करेक्ट, ये वन ऑफ द है, क्या हम पूरा पैसा इसी में लगाएंगे? नहीं। तो पैसे का जुडिशियल यूज टुवर्ड सॉल्विंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड लॉन्ग टर्म हमको वो करना पड़ेगा। अब कोविड आया तो पूरा फोकस सरकार का कोविड की प्रॉब्लम, सही है, तभी आज वी आर बैक एज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो अब हमारे पीछे हो गए, तो हमको कैपिटल अवेलेबल कराना पड़ेगा ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए। दूसरा, अब मैं प्लांट के बाहर जाता हूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पोस्ट हार्वेस्ट फार्मिंग इक्विपमेंट चाहिए। एक फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है, हल निकल गया, इंप्लीमेंट्स आ गए, तो पहले बैल थे, हल था, वो निकल गया, ट्रैक्टर आ गया, उसके इक्विपमेंट्स आ गए, हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट आ गए, कंबाइंड हार्वेस्टर आ गया, कॉर्न हार्वेस्टर्स आ गए, कॉटन हार्वेस्टर्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी आ गई और बढ़ते जा रही है। लेकिन क्योंकि फार्मर वहीं तक टेक्नोलॉजी यूज करता है जहां तक उसको पैसे मिलने लगे, उसको ग्रेन के पैसे मिलते हैं, वो ग्रेन तक टेक्नोलॉजी लेके आया, लेकिन उसको ये अवशेष के पैसे नहीं मिल रहे, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट फार्मिंग इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसमें पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और डिमांड आ गई, और आप फार्मर को एक फर्म डिमांड अगले 20-25 साल के लिए उसके एरिया में दे रहे हैं, तो क्यों नहीं लगाएगा? कोई भी लगाएगा, आप और मैं भी लगाएंगे। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ पैसे लगा के, मेरे पास अवशेष है, मेरे पास एग्री रेसिड्यू है जिसकी डिमांड आ गई, तो हमको दोनों चीज पे साइमल्टेनियसली काम करना, टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स आने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्लांट आने पड़ेंगे, और केवल 1000 करोड़ के नहीं, छोटे भी, कुछ 2, 5, 10 करोड़ के भी हैं, उसकी मैं बातें करूंगा आपसे। और साथ ही साथ हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ इक्विपमेंट, और दूसरी सबसे बड़ी चीज बैंकिंग चैनल से वर्किंग कैपिटल पैसे, क्योंकि अगर पराली की बात करें, आपने वो बात की थी, अगर मुझे 30 दिन में 2 लाख टन पराली इकट्ठी करनी है, तो मेरे को 2 लाख टन के पैसे 30 दिन में चाहिए, लेकिन मैं वो इस्तेमाल करूंगा 12 महीने। तो 1 महीने में मैं पूरा माल इकट्ठा करूंगा, वो माल की देखरेख, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, और उसको फिर इस्तेमाल करना 12 महीने के लिए, तो मुझे 1 महीने में 12 महीने के स्टॉक के पैसे चाहिए। मैंने से मुझे जो भी इकट्ठा करेगा, कौन दे रहा है उसको? तो बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आना पड़ेगा, ये 12 महीने के पैसे 1 महीने में प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करें। ये अभी भी गैप है, ये गैप हम अभी तक ब्रिज नहीं कर पाए, तो इस पे भी काम चल रहा है। अब ये जो इक्विपमेंट खरीदना है, पिछले हफ्ते ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम एक आई है, और हमने उसमें साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ काम किया, जहां पर ये इक्विपमेंट का 65% पैसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एज अ ग्रांट सब्सिडी दे रही है। किसी भी स्कीम में आज तक गवर्नमेंट ने इस अमाउंट और कंटेंट का पैसा एलोकेट नहीं किया। आपको अगर ग्रांट या सब्सिडी भी मिले 10, 15, 20% ही मिलती है। 65% इक्विपमेंट खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही है आपको, क्यों? ताकि आप खेतों में जलाओ मत। और सरकार केवल ये बोल रही है कि आप इक्विपमेंट खरीदो, पैसा लीजिए, और ये जो अवशेष है या पराली है, आप प्रोजेक्ट को सप्लाई करो, तो वो स्कीम आ गई। तो 2 जगह एक प्रोजेक्ट लग गया, स्कीम आ गई, पैसे अवेलेबल कराने शुरू हुए, वर्किंग कैपिटल की बात हुई। आप वर्किंग कैपिटल भी सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ले सकते हैं, नाबार्ड के पास जा सकते हैं, और क्योंकि सरकार ने पहल किया, बाकी बैंक भी आएंगे, तो एक मुहिम शुरू हुई है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट। चाहे हम एथेनॉल बनाए, कंप्रेस बायोगैस बनाए, ब्रिकेट या पैलेट डेंसिफाइड फॉर्म के गुटके बनाए, या हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाए, या बहुत और प्रोडक्ट है।
ये प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी वो भी साथ में बनानी पड़ेगी। तो वो भी मार्केट मेकिंग का काम होना है। अब ये सारी चीजें पिछले 7-8 साल से पॉलिसी बनाना, इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बनाई, इंडिया का समर स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पेलेट को फायरिंग का बनाया, एमएनआरई का गोवर्धन स्कीम, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आप जिस स्केल में चाहते हैं, आपके दर्शक जिस स्केल में चाहते हैं, मैं जिस स्केल में चाहता हूं, नहीं होगा। तो हमको सबको मिलके इसको और फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। और हम जितना भी फास्ट ट्रैक करें, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, 42 मिलियन मेट्रिक टन पंजाब में, 20 से 22 मिलियन मेट्रिक टन, 8 से 10 हरियाणा में और 10 से 12 वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। 42 मिलियन मेट्रिक टन 30 दिन में जल रहा है। हम यूटिलाइजेशन की तरफ तेजी से जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम पूरे कंबाइंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो हम तकरीबन 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पे, 1.5, और हमें 1.5 से 42 मिलियन मेट्रिक टन में जाना है। तो आप इमेजिन करिए कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं क्या होगा। कंटिन्यू होएगा खेतों में जलना। आप फार्मर पे पेनल्टी लगाएं, इंडस्ट्री पे पेनल्टी लगाएं, सब पुश कर रहे हैं, सब नहीं चाहता है जलने के लिए, लेकिन हम 40 मिलियन मेट्रिक टन की जो गैप है उस पराली का क्या करेंगे। अब चलो मान लेते हैं हम नहीं जलाएं खेतों में, उसको खेत से निकालने के लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है। कितने पैसे पर टन आपको खेत से निकालने के लिए? तकरीबन 2500 रुपीज, 2500 रुपए का खर्चा। अगर मुझे 40 मिलियन मेट्रिक टन निकाल के नहीं चलाना है तो 2500 इंटू 40 मिलियन मेट्रिक टन, 10,000 करोड़ मुझे 30 दिन में चाहिए। अब मेरे पास पराली निकाल ली, 10,000 करोड़ की वैल्यू है, क्या करूं मैं इसको? बताओ आप श्वेता मेरे को। मैं 10,000 करोड़ का मेरे पास अब पेड सोना है, क्या करूं इसको? टेक्नोलॉजी चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, तो मुझे फैक्ट्री चाहिए उसको इस्तेमाल करने और उसको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ये 10,000 करोड़ जो है मुझे 20,000 25,000 करोड़ का प्रोडक्ट दे। करेक्ट। नहीं तो 10,000 करोड़ इकट्ठा करके फिर जलाना है क्या उसको? नहीं। तो फार्मर क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, हम जो करना चाहते हैं क्या करेंगे? हम सब अपना अपना, मैं 1 लाख टन इकट्ठा करता हूं, कोई 1 लाख टन करता है, कोई 10,000 करता है, लेकिन ये बूंद बूंद करके जो हमारा घड़ा भरा है पिछले 10-15 साल में जो मैं देख रहा हूं, हम अभी भी 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पे। तो हमें यहां से जो 42 मिलियन मेट्रिक टन का जो सफर जो तय करना है, 20 साल में तय करना है, 10 साल में करना है, 5 साल में करना है, ये सरकार ने डिसाइड, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, उन्होंने इंप्लीमेंट कराना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि उसका सोल्यूशन होते हुए भी टाइम लग रहा है। और अब आप यही 42 मिलियन मेट्रिक टन, ये एक क्रॉप है पराली, वहीं पर वीट भी होता है, वहीं पर आपका कपास भी होता है, मक्का होता है, शुगर केन होता है, वगैरह वगैरह। तो ये पूरी प्रॉब्लम 1500 मिलियन मेट्रिक टन की है। एंड जहां प्रॉब्लम है वहां अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड कंपनीज लाइक मी। नए नए एंटरप्रेन्योर बने, नए प्रिंसिपल बने, नए कर्नल मोनिश आहूजा बने, जो ये अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। 100%। तो आपके जो लिस्टनर्स है, आप सब करो, डिमांड है, सरकार डिमांड ला रही है, आप करो, बनाओ, बेचो, और सब यही काम करो, अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज, जो रिसोर्स है वो फ्री में अवेलेबल, वो वेस्ट है, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है किसी को। अगर हम ये प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो वो वेस्ट टू वेल्थ एक वैल्यू बन जाएगा। राइट। सो आप ये जो आपका सवाल है कि कब तक नहीं जलेगा या कब तक एयर पोल्यूशन, अगर प्रोजेक्ट नहीं आए ये जलते रहे, दैट्स द सैड पार्ट। और जिस तरह से बाकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, वो जो एडिशनली ऐड करता है एयर पोल्यूशन पे, जो विंटर मंथ्स है, हम मिड सितंबर से शुरू करते हैं टिल नवंबर, तब तक पराली का हार्वेस्ट का एक साइकिल चलता है, ये 2 महीने में चलता ही रहे। और मैं ये मानता हूं कि हमको सोल्यूशन फार्मर्स को देना है, फार्मर हमको प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। अब केवल अगर हम बोलेंगे कि एथेनॉल बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। तो एक प्रोजेक्ट है जो मैंने लिखा है, मेरे साथ में आशीष पुत्तांबेकर जी,
मेरे को पार्टनर राइटर है, ऑथर है ऑफ दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 42 एंड प्रोजेक्ट 42 इसलिए बिकॉज ये बात करता है 42 मिलियन मेट्रिक टन पराली, इसलिए प्रोजेक्ट 42 इसका नाम है। ये प्रोजेक्ट लिंक्डइन पे अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैंने ये प्रोजेक्ट सरकार के हर डिपार्टमेंट को प्रेजेंट किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली है। उन्होंने वेरियस मिनिस्ट्रीज को भेजा है, हमने भेजा है। अब प्रोजेक्ट 42 बात करता है अबाउट 11 मेथोडोलॉजीज, 11 सब प्रोजेक्ट्स जहां पर ये 42 मिलियन मेट्रिक टन पराली इस्तेमाल की जा सकती। अब ये क्या है? एक का मैं जिक्र कर चुका, एथेनॉल, करेक्ट। दूसरा है कंप्रेस बायोगैस, तीसरा है इसके ब्रिकेट और पेलेट जो गुटके बोलते हैं या ग्रीन कोल बोलते हैं वो बनाना। चौथा है इसके पार्टिकल बोर्ड बनाना। पांचवा है इसका फॉडर बनाना विच इज कॉल्ड एस TMR, टोटल मिक्स राशन। ये एक अपग्रेडेड फॉडर है कैटल के लिए। छठा है बायोमास के पावर प्लांट बनाना, बायोमास IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। सातवां है इस बायोमास को यूज करके हीटिंग कूलिंग सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में यूज करना, जहां पर आज पोल्यूटिंग कोल, फर्नेस ऑयल, डीजल, LDO यूज किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन बायोमास से। दैट इज द 8th वन। और 3 हमने कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट बताए हैं जिसमें विंड एंड बायोमास, सोलर एंड बायोमास, विंड बायोमास सोलर हाइब्रिड। और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स क्यों? आज जो 125 गीगावाट इलेक्ट्रिक हमने रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड में जोड़ दिया और जो हम 500 के टारगेट पे काम कर रहे हैं, ग्रिड की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इंटरमिटेंट, दिन के टाइम सोलर है, ज्यादा करके रात के टाइम पे विंड है, कॉम्बिनेशन में है। तो जो मुझे बिजली 24 घंटे चाहिए वो मुझे कहां से मिलेगी अगर मैं केवल विंड और सोलर के बेस। सो व्हाट आर वी सेइंग? अब हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स जो हम कहते हैं राउंड द क्लॉक RTC। तो रिन्यूएबल एनर्जी RTC, रिन्यूएबल एनर्जी RTC के लिए अब हम गए हैं 2 तरीकों से। एक हम बोल रहे हैं कि पंप स्टोरेज हाइड्रो करें, कि दिन के टाइम पे जब सोलर है मैं पंप इस्तेमाल करके पानी के बड़े डैम बनाऊं और मैं हाइड्रो स्टोरेज ले जाऊं। करेक्ट। और फिर जब सोलर चले जाए ये हाइड्रो को मैं टरबाइन्स पे छोड़ूं और फिर रिजर्वायर में पानी है और बिजली बनाऊं। बेसिकली मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी से ऊपर ले जाने के लिए पानी को, और फिर पानी फ्लो कर रहा हूं ताकि मैं टरबाइन चला सकूं। अब मैं कमेंट नहीं करूंगा इसकी एफिशिएंसी पे, बट ये एक तरीका हम काम कर। दूसरा हम बोल रहे हैं कि बैटरी स्टोरेज करें। बड़े बड़े बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, बैटरी बैंक्स बनाए, सोलर और विंड से बैटरी की चार्जिंग करें और इन्वर्टर सिस्टम से जब सोलर विंड नहीं है हम वो बैटरी से बिजली लाएं, ताकि आपको और मेरे को 24 घंटे बिजली मिल सके रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम यही चीज पंप स्टोरेज नहीं करके, बैटरी बैंकिंग नहीं करके, पराली को यूज करें, एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करें, तो हमें बेस लोड पावर 24/7 मिलता है और हम ये विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एंड सोलर चला सकते हैं, और वो भी रिन्यूएबल। तो अगर और दूसरा व्हाट इज रिन्यूएबल? अगर आप पराली को देखें या कोई भी फार्म एग्री रेसिड्यू को देखें, और एक नई आजकल टर्म है जिसपे सारे काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम भी कर रहे हैं, विच इज कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। तो मैं कार्बन को कैप्चर करूं उसकी, और कहां से कैप्चर करोगे? स्टील प्लांट से, सीमेंट प्लांट से, रिफाइनरी से, जो लार्ज कार्बन एमिटर्स हैं। ऐसा हुआ भी ना, स्टील एमिशन से इथेनॉल एंड एवरीथिंग। आज ये टेक्नोलॉजीज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो कार्बन हम एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं वो नहीं डाले, उसको कैप्चर करें। करेक्ट। और हम उसको स्टोर कर लें और फिर किसी तरीके से यूटिलाइज करें। नाउ लुक एट नेचर एंड ऑल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन द नेचर। एक पराली का प्लांट कितने टाइम में ग्रो होता है? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में क्या होता है? बेसिक नॉर्मल साइंस, फोटोसिंथेसिस। राइट। हम शायद 3rd 4th क्लास में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सन की एनर्जी, सॉइल से वाटर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 या 5 महीने में आपका प्लांट ग्रो हुआ, आपने ग्रेन चावल का ले लिया, बाकी आपने जला दिया। क्यों जला रहे? इट इज कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर। I am capturing for 5 months in the growth the carbon from the atmosphere.
और हर प्लांट यही करता है। तो अगर मैंने कार्बन वैसे ही कैप्चर कर लिया, उसको मुझे खेतों में ओपन जलाने की क्या जरूरत है? तो कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर नेचर मेरे लिए ऑटोमेटिक कर देती है, मुझे खाना भी दे दिया। अब ये कार्बन कैप्चर्ड कार्बन को मुझे वापस एटमॉस्फेयर में डालने से पहले, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर लूप इकोनॉमी, कार्बन उतना ही है। हम एडिशनैलिटी में क्या कर रहे हैं? अर्थ के क्रस्ट से निकाल रहे हैं कोयला, क्रूड, नेचुरल गैस, जला रहे हैं, और वो जो जल के कार्बन है उसको एटमॉस्फेयर we are discharging. Right. That is what humankind is doing. The reversal is start capturing it. So my plant is capturing it. Now the captured carbon, before I put it back, I need to extract energy out. That's the simple basis. अब ये एनर्जी मुझे किस फॉर्म में मिल सकती है? जिस फॉर्म में मैं चाहूं मिल सकती है। मुझे ये एज इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, एसी सोल्यूशन, फूड स्टोरेज, कोल्ड रूम्स, कोल्ड चेन्स, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मेथनॉल, ये सारी चीजें मैं इस कार्बन से कर सकता हूं। यस, क्योंकि आज वो स्केल नहीं आया, आज ये कॉस्ट ज्यादा लगता है। लेकिन जब ये कॉस्ट ज्यादा लगता है और ये $30 बिलियन जो मैं हर साल इंडिया में स्पेंड कर रहा हूं, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर टू बी राइट और रॉन्ग, चाहे वो 30 हो, 10 हो, जो भी नंबर हो, ये जो मैं स्पेंड कर रहा हूं मेरे जीडीपी के लॉस से, क्या वो मैं पैसा लगा नहीं सकता हूँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए? सो वी नीड टू लुक एट द एंटायर वैल्यू चेन डिफरेंटली। हमारे को सोच आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़ेगी, हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, हमको एक दो नहीं, हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी सोचना पड़ेगा, और वो पैसा वहां लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि डे 1 पे लगाना है। और ये एक वाइब्रेंट सर्कुलर इकोनॉमी लूप, एनर्जी प्रोडक्ट, मैंने बहुत प्रोडक्ट्स की बात की जो एनर्जी नहीं है, हम ये कार्बन को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स वेयर वी नीड टू वर्क एंड गो टुवर्ड्स। तो जो आपने बोला, लाइक आई थिंक काफी ज्यादा, मतलब आई एम इमेजिनिंग अगर ये चीज हम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। लाइक बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट कि इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट वो हमें चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल, कि हम उनकी लाइफ को कैसे एम्पावर कर रहे हैं। एंड द वे यू सेड कि रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करेगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। चलो आप ये देखो कि हेल्थ इम्पैक्ट, करेक्ट सर। अब आप हेल्थ इम्पैक्ट मेजर आप और मैं करते हैं हमारे डेली के हेल्थ प्रॉब्लम से, लंग प्रॉब्लम से। देयर आर इश्यूज ऑफ जो मैनिफेस्ट आज नहीं पता चलता है, बट हमें 10 साल डेटा आज अवेलेबल होने लगा है। इश्यूज ऑफ इनफर्टिलिटी, इश्यूज ऑफ लंग इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज, आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम आज कॉमन है। और डेटा कहां से मिल रहा है? अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आज से 15, 20, 30 साल पहले अगर आप कहीं पर भी, हम सोसाइटी में अगर देखें, कहीं पर भी हमको आईवीएफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पता ही नहीं था। करेक्ट, हमने ये देखा ही नहीं। आज आप किसी भी शहर में, गांव में, खेड़े में आप ड्राइव करके जाइए, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1, 2, 5 आईवीएफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आप नहीं क्रॉस कर रहे। Where are we going? Correct. So we are going towards saying that the human race is not being able to be reproductive for the next generations to come. What is the reason? Pollution. Air pollution, water pollution, food pollution. If you look at the statistical data, doctors हर साल नवंबर दिसंबर में सारे टीवी चैनल में यही बातें, तो हम उसके बारे में कर क्या रहे हैं? तो हम एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज अ टैक्स पेयर हेल्थ बिल इंक्रीमेंटली पे कर रहे हैं। अगर वो बिल जो हम पे कर रहे हैं उसको मैं वहां पे करके नहीं, पहले पे करूं मेरे प्रोजेक्ट लगाने में, मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगाने में, मेरा ही पैसा है, चाहे मैं उसको पहले स्पेंड करूं या बाद में स्पेंड करूं। अगर मैं उसको पहले स्पेंड कर सकता हूं, जो सरकारें कर सकती है, आप और मेरे पास जेब में पैसे नहीं है कि जो पैसे मेरे डॉक्टर के बिल के पास जाने वाले हैं वो मैं आज खर्चा कर दूं। लेकिन सरकार के पास वो एबिलिटी है, क्योंकि सरकार 10, 20, 30, 40 साल के बॉन्ड निकाल सकती है, पैसे मार्केट में रेज कर सकती है। तो सरकार के पास वो एबिलिटी है पैसा लाने की। अगर वो करते हैं तो ये मेरा हेल्थ बिल रिड्यूस होगा। और ये स्टैटिस्टिकल डेटा बताएगा अगले 5 साल में कितना रिड्यूस हुआ, 10 साल में कितना रिड्यूस हुआ। और ये प्लस माइनस गणित हमारे ब्यूरोक्रेट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स लाने की जरूरत है, जल्दी लाने की जरूरत है।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ फोकस करने की जरूरत है, डिमांड साइड की तरफ जरूरत है। और जो सबसे पहले कर सकते हैं, एक डिस्कशंस में मैं नाम नहीं लूंगा, बट वेरियस लेवल्स पे रिकमेंडेशन किया है कि आप एक फार्म एग्री रेसिड्यू यूटिलाइजेशन की टास्क फोर्स बनाए। एंड टास्क फोर्स का सिंपल एजेंडा है, 1500 मिलियन मेट्रिक टन का बकेट है, इसमें से आप अगले 5 साल में एक नंबर, और नंबर कहीं से भी आप हवा से मैजिक नंबर निकाल लीजिए, 100 हो, 200 हो, 10% हो, 20% हो। और अगर लेट्स से हम 20% की बात करते हैं तो 20% मतलब 300 मिलियन मेट्रिक टन यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन ये टास्क फोर्स करे। अब चाहे वो सरकार लगाए, पब्लिक सेक्टर लगाए, प्राइवेट सेक्टर लगाए, पीपीपी पार्टनरशिप में लगाए, बट ऑल ओवर इंडिया टास्क फोर्स का असाइनमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप 20% ऑफ पोटेंशियल, 300 मिलियन मेट्रिक टन यूटिलाइजेशन, और मैंने 11 आपको प्रोजेक्ट बताए, ऐसे और भी हैं। आप ये सारे प्रोजेक्ट्स में, और जरूरी नहीं है कि एथेनॉल ही बनाना है, आप सीबीजी बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, एथेनॉल बनाओ, हार्डबोर्ड बनाओ, टीएमआर बनाओ, जो आपको बनाना है, लेकिन एक डिफाइंड टाइम में 300 मिलियन मेट्रिक टन यूज करें। सो इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड टास्क फोर्स, करेक्ट। सरकार की बहुत टास्क फोर्स हैं, बहुत कमेटियां हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और ये टास्क फोर्स को आप पावर्स दीजिए, फाइनेंशियल अलॉटमेंट दीजिए और इम्प्लीमेंट, और फिर पूछिए जिस लेवल पे भी आप पूछना चाहते हैं, चाहे जिस लेवल पे टास्क फोर्स का रिव्यू हो, और आप टास्क फोर्स पे जो ऑफिसर्स लगाएं, आपके बेस्ट ऑफिसर्स हो, सेलेक्टेड ऑफिसर्स हो, जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और चैलेंज को ले और उसके सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करे। सो दिस इज अ सजेशन आई हैव मेड एट वेरियस लेवल्स इन द गवर्नमेंट। आई होप इट इज टेकन अप, और अगर होता है we will be very fast moving towards that bioeconomy जिसकी मैंने बात की। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसी जो चीज़ें आपने बोली, इवन टास्क फोर्स में या फिर इवन हमारे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उस पे हमें ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, जिनके पास इस स्पेस को लेकर इन डेप्थ नॉलेज है, बिकॉज तभी ये सोल्यूशंस आएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हमें ज़रूरत है उन फार्मर्स की भी, मे बी उस टास्क फोर्स में, क्योंकि तभी तो सोल्यूशंस बनेंगे, तभी सोल्यूशंस वो बनेंगे जो फार्मर और इंडस्ट्री यूज कर पा रही है। देखिए फार्मर, मैं पिछले 12 सालों से फार्मर्स के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ, बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, अच्छे लोग, करेक्ट। दे आर वेरी ह्यूमन, दे आर ग्राउंड पे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत मिनिमलिस्टिक है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जो सोल्यूशन ला रहे हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इसमें आप हमारे साथ फेयर रहिए, हम आपके साथ फेयर रहेंगे। एंड जहां पर आप ये एक टर्म है भागीदारी में, आप उनके साथ पार्टनरशिप में फेयर हैं, मैं हर स्टेट में काम कर रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वी ब्लेम द फार्मर्स व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाट वी नीड टू डू इज प्रोवाइड सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं पराली की यूज का या फार्म एग्री। कोविड के टाइम पे हम सब ने देखा, इंडिया में वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हम दाह संस्कार या क्रिमेशन लकड़ी पे करते। पिछले हफ्ते सरकार की स्कीम आई है कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन की, जिसमें पेड़ लगाने के लिए आप कार्बन क्रेडिट वॉलंटरी मार्केट आप क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब आपके मार्केट में अगर आपने पेड़ लगाया और आप एज एन इंडिविजुअल, श्वेता आप 2 पेड़ लगाएं, उसका नोटिफिकेशन करें, आप वो पेड़ के ग्रिड रेफरेंस दें, सरकार की पोर्टल में आप बताएं, और वो पेड़ ग्रो हो रहे हैं और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो इस 2 पेड़ के लिए आप एज एन इंडिविजुअल कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते। सरकार ने इतनी फॉरवर्ड रीचिंग पॉलिसी लाई और लास्ट वीक ही पब्लिश हुई है। अब ऐसी बहुत चीजें, तो आप जो कर रहे हैं और आपके व्यूअर्स जो करेंगे इंडिविजुअली, उसके लिए आपको क्रेडिट मिल सकता है, और ये क्रेडिट फ्यूचर में एक्सचेंज में ट्रेड होगा तो मॉनेटरी वैल्यू भी मिलेगी। अब पेड़ लगाने के लिए क्रेडिट है। हम एक हिंदू सोसाइटी, हम एक इंडिया सोसाइटी, क्रिमेशन में पेड़ काटते हैं, और हर क्रिमेशन में हम 2 पेड़ काटते हैं, और ये जो पेड़ काटते हैं और हम यूज करते हैं, इसकी कहीं पर भी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं। आप और मैं, somebody dies, we go to a crematorium,
हम वहां जाके पैसे देते हैं या क्रेमेटोरियम में सरकार ने पैसे दे रखे हैं, एनजीओ ने दे रखे हैं, वो लकड़ी हम लेते हैं, हम डेड बॉडी को डिस्पोज करते हैं विधि से और हम घर चले जाते हैं। लेकिन वो लकड़ी कहां से आई? अरे भाई, पेड़ काटना तो इंडिया में क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जहां पर लाइफ ऑफ अ ट्री इन इंडिया इज नोटिफाइड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट ऑर्डर सेज 74,500 rupees per year into the life that it lives. So अगर एक पेड़ 10 साल जिया तो उसकी नेशनल एसेट वैल्यू 7.5 लाख रुपया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर एक पेड़ आप काटते हैं और 7.5 लाख रुपया 10 साल के पेड़ की नेशनल एसेट वैल्यू है, हम उसको काटते हैं और क्रिमेशन करते हैं 3,000-4,000 रुपए की वैल्यू में। तो मेरा सरकार से एक सवाल है आपके माध्यम से कि 7.5 लाख रुपए का नेशनल एसेट 4,000 रुपए में क्रिमेशन में क्यों जलने देते? कहीं आंसर नहीं मिला। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारी कंट्री का रूल है, ये नेशनल एसेट की प्राइस वैल्यू है। और 7.5 लाख रुपए क्यों है? इसलिए है क्योंकि 10 साल की लाइफ में वो पेड़ बहुत चीजें करता है। एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है, शेड देता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रूट देता है, वगैरह वगैरह। तो ये मापदंड करके एक नंबर एक कमेटी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया। बट हम क्रिमेशन में क्या करते हैं? 2 पेड़ इक्विवेलेंट टू 10 years ऑफ लाइफ हम 4,000 रुपए में जला देते। बट पेड़ लगाने के लिए आज सरकार आपको कार्बन क्रेडिट दे रही है। जो पेड़ कट रहे हैं, जो काट रहा है, उसको पेनल्टी भी तो दो, वो हम नहीं दे रहे। एंड आई एम नॉट सेइंग देना चाहिए, आई एम गिविंग यू अ पिक्चर। कोविड के टाइम पे हमने हॉरर स्टोरीज देखी, इंडिया टुडे का कवर देखा, हर न्यूज चैनल में देखा कि क्रिमेशन के लिए लकड़ी अवेलेबल नहीं। लकड़ियां काट काट के, लकड़ी काटने वाले अवेलेबल नहीं थे और लकड़ी अवेलेबल नहीं, पेड़ अवेलेबल नहीं। तो बॉडीज जो है, एक ही लकड़ी के पायर पे 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी हमने जला दी। कोविड की बॉडीज थी, फैमिलीज अलाउड नहीं थे, हमने बॉडीज ली, एक पायर जलाया, उस पे एक के बाद एक बॉडीज हमने फेंक दी। Is this what we are as a society? कि हम डेथ में एक क्रिमेशन हम नहीं दे पाए एंड वी फेल्ड। जब मैंने ये देखा टीवी पे और हम सब घर में लॉकडाउन में थे, मैंने बोला हम फार्म एग्री रेसिड्यू से ब्रिकेट बनाते हैं, ब्रिकेट ब्लॉक्स हैं, हम ये बनाते हैं, कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन कैप्चर किया हुआ है, तो मैं ये लकड़ी को क्रिमेशन में क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? लकड़ी की जगह मैं ये ब्रिकेट के ब्लॉक्स पे क्रिमेशन कर सकता हूं। अगर मैं ये कर सकता हूं, लेट्स डू दिस। तो हमने एक मुहिम चलाई और हम जाना शुरू हुए क्रिमेटोरियम से। क्रिमेटोरियम में गए, जहां पर फैमिली आई, हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोला अगर आप लकड़ी की जगह ये ब्रिकेट पे क्रिमेशन करना चाहें, ये ब्रिकेट ऐसे बनता है, फार्म एग्री रेसिड्यू से है, और ये इस पे अगर क्रिमेशन हो तो ये लकड़ी 2 पेड़ नहीं कटेंगे। और फैमिलीज ने बोला लेट्स डू इट, हम करते हैं, हम परमिशन देते हैं। ये जब हमने पहली क्रिमेशन, दूसरी क्रिमेशन, 10वीं क्रिमेशन, 50वीं क्रिमेशन, जब ये हो गया और हमें ही नहीं पता था कि क्या होता है, लकड़ी पे क्रिमेशन कैसे होती है, ब्रिकेट पे कैसे होती है, क्या करना पड़ेगा, करते 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 1-1.5 साल में हम एक स्टेज पे पहुंचे जहां ये क्रिमेशन ऑन 100% ब्रिकेट सेट हो गया। इतना ब्रिकेट चाहिए, 300 kg ब्रिकेट चाहिए, इस तरह के का क्रिमेशन पायर बनना चाहिए, इस तरह से ब्रिकेट प्लेस होनी चाहिए, इस तरह से बॉडी प्लेस होनी चाहिए। अगर लकड़ी में बॉडी क्रिमेशन जलने में 5 घंटे लगते हैं तो ब्रिकेट में 4 घंटे लगेंगे। प्राइस अगर यहाँ 4,000 लगता है तो यहाँ 3,000-3,500 लगेगा। ये सारा इकोनॉमिक्स, मॉडल, रिप्लेसमेंट सब कुछ सेट हो गया। होने के बाद में जब हमारे पास सेट हुआ, हमें कॉन्फिडेंस आया, अब हम सरकारों के पास गए, अर्बन लोकल बॉडीज के पास गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास गए और हमने बोला हम आप ये जो लकड़ी काट रहे हैं और अनसस्टेनेबल काट रहे हैं, इसको रिप्लेसमेंट का ये सोल्यूशन आपके पास लेके आ रहे हैं, आप ये ट्राई करिए। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल दीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स, बॉडीज, हेल्थ ऑफिसर्स, उन्होंने सुना। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग और सबने समझा कि ये सही चीज बोल रहे हैं, अच्छी चीज बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं था। हमने वो 40-50 क्रिमेशन किए तो हमें मालूम था, अब हमें ऑल ओवर अगेन उनको प्रूव करना पड़ा। तो प्रूव करने के लिए क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारी लावारिस बॉडीज होती है,
अनक्लेम्ड डेड बॉडीज, जो एज पर लॉ मॉर्चरीज में रखी जाती हैं 15 दिन के लिए, उसके बाद में स्टेट उन्हें विधिवत एक क्रिमेशन देता है। तो ये अनक्लेम बॉडीज की हमने थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रिमेशन चालू किया एंड 100% ब्रिकेट्स पे हेल्थ ऑफिसर्स आए, ऑफिशियल्स आए, पुलिस वाले आए और ये क्रिमेशन 4 घंटे 5 घंटे के क्रिमेशन अनक्लेम बॉडीज को हमने 100% ब्रिकेट्स पे करके दी। फाइलें बनी, एक अनक्लेम बॉडी, 2, 3, 10। जब सब कन्विंस हुए कि ये जो बोल रहे हैं ठीक है, उसके बाद में इसके टेंडर आए। हमने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, दूसरों ने भी किया। अब ये काम 2-2.5 साल का होने के बाद में आज ये स्थिति है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। हमारे जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर कराड़ साहब औरंगाबाद के हैं। औरंगाबाद शहर में हमने ये थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वुड रिप्लेसमेंट एंड क्रिमेशन का काम शुरू किया। 1 साल पुराना ये टेंडर है। लास्ट मंथ का स्टैटिस्टिकल डेटा है 70% ऑफ एंटायर क्रिमेशन इन औरंगाबाद इज ऑन 100% ब्रिकेट्स। वुड पे नहीं है, 70%। और अगर मैं आपको अक्टूबर नवंबर से डेटा दूं तो अक्टूबर नवंबर में ये 29-30% था, देन इट वेंट टू 38-40%, देन इट वेंट टू अबव 50%, and now since the last 2 months it is at 70-72%। तो हमने औरंगाबाद में 32 क्रिमेटोरियम से वुड निकाल दिया और 100% ब्रिकेट है। और अब ये जो ब्रिकेट 8 रुपए का क्रिमेशन में वहां जलता है, उसका 60% फार्मर के पास जाता है, क्योंकि फार्मर के ये फार्म एग्री रेसिड्यू के लिए वो लाके बेचता है हमारे ब्रिकेटिंग प्लांट पे, वो कलेक्ट करता है, खेतों में नहीं जलता है, हम इसके ब्रिकेट बनाते हैं। ब्रिकेट इंडस्ट्री को भी जाता है और क्रिमेटोरियम को भी जाता है और विथ ऑल ड्यू रिगार्ड हम सब ने मरना है। तो ये जो वुड जो 7.5 लाख का वैल्यू का जल रहा था, अब हमने हटा दिया। तो मेरा सवाल है, पेड़ लगाने के लिए आप कार्बन क्रेडिट दे रहे हो, जो मैं इंश्योर कर रहा हूं नहीं कट रहे हैं, उसके लिए क्या मिलता? सो इट इज अ डेवलपमेंट। अब जब औरंगाबाद में ये पिछले 1 साल से सक्सेस हो गया, और सक्सेस इज नॉट के 70% हो गया, सक्सेस इज सोसाइटल एक्सेप्टेंस। सक्सेस इज आज हर क्रिमेशन 32 क्रिमेटोरियम्स में 100% ब्रिकेट्स पे होता है। सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने फोर्स नहीं किया किसी को। यस, अर्बन लोकल बॉडी ने पार्टिसिपेट किया, हम शमशान योगी से मिले, हमने कैंप्स किए, उनको समझाया क्या करना चाहते हैं, उन्होंने देखा और आज वो खुद बोलते हैं कि हम 400 केजी लकड़ी जो ढोते थे, आज हमें 10 बैग, हर बैग 30 केजी का ट्रॉली में लेके जाते हैं। क्रिमेशन फास्टर है, बेटर है, क्लीनर है, कार्बन न्यूट्रल है और हम अपने कार्बन सिंक जो लकड़ी है पेड़ नहीं काट रहे। अब ये अगर औरंगाबाद में हो सकता है तो ये इंडिया की हर सिटी में, हर गांव में क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसके लिए द नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क, हम हर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जा रहे हैं, हर अर्बन लोकल बॉडी के पास जा रहे हैं और सबको ये एडुकेट कर रहे हैं कि अब 1-2 क्रिमेशन की बात नहीं है, हजारों में क्रिमेशन हो रहा है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 मन की बात में ही स्पोक अबाउट क्रिमेशन विद लॉग्स मेड आउट ऑफ गोबरधन, काउ डंग, गोबरधन से उन्होंने ये लॉग्स के ऊपर क्रिमेशन की बात की, जो हो रहा है कहीं पर यूपी में, कहीं पर नागपुर में। लेकिन गोबर के बेस के ऊपर जो हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्केल चाहिए वो उसके ऊपर नहीं आ पा। तो जब हमने ये सोचा कि क्या हम गोबर के ऊपर काम करें, कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे स्केल चाहिए, जितने गौशाला चाहिए, जितना वाइड स्प्रेड चाहिए, पूरे इंडिया में चाहिए, वो स्केल फार्म एग्री रेसिड्यू पराली से, कॉटन से, कॉर्न से मिल रहा है। तो गोबर से भी होना चाहिए, फार्म एग्री बायोमास उससे भी होना चाहिए। और अगर मैं ये क्लीन क्रिमेशन दे पा रहा हूं इन अ ह्यूमन वे, why not? So I've given you an example of how societal change, how utilization, कैसे प्रोजेक्ट आपको सोचने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और आप सिंपल नंबर लीजिए, इंडिया का डेथ रेट मालूम है, एवरी डेथ हैज अ डेथ सर्टिफिकेट,
एवरी हिंदू डेथ हैज अ डेथ सर्टिफिकेट। अगर हम उतने पेड़ नहीं काटें और उतना हम बायोमास ब्रिकेट यूज करें, बाकी आप छोड़ दो। नाउ आई टॉक in a different way. Just look at the business opportunity. Look at the scale of business opportunity. And look at the scale of rural entrepreneurship. Or look at the market that you are creating for farm agri residue biomass, जो आप बोल रहे हो कि वो जल रहा है और मेरे को सांस नहीं आ रहा। और अब क्रिमोटोरियम्स में जहां पर ये बर्न हो रहा है, उधर हम इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। बेटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, बेटर कैप्चर सिस्टम्स, तो एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात है। तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया जो आज सक्सेसफुल है और बहुत जगह और ये पिकअप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने भी ये मुहिम उठाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से इसकी बात हुई है। जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज है, उनसे बात हुई है और हर जगह आई थिंक एक्सेप्टेंस इज कमिंग। तो थैंक यू ये शेयर करने के लिए, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई रियली होप कि पूरा इकोसिस्टम ग्रो करे एंड ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं फेस करनी पड़े, बिकॉज जैसे आपने कहा हेल्थ इम्पैक्ट, हेल्थ का कोई वो नहीं है, लाइक जिसके साथ हो गया वो हो गया, देयर इज नो कमिंग बैक। सो आई रियली विश कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप करे एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू इतना कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ आज। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, टाइम इज एट अ प्रीमियम। आधे पौने घंटे में जो आपने कॉन्वर्सेशन किया, जितना मैं आपको बता सका, देयर इज मच मोर। वी आर हैप्पी टू एंगेज, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म पीपल, टॉक टू देम। आपके लिसनर्स रीच आउट करना चाहे, दे कैन रीच आउट टू अस एंड डेफिनेटली more and more such podcasts, more and more such dissemination of data, information, good information should help and motivate more people to do good things. Definitely. So thank you for inviting me. Thank you sir, and I'm waiting for you to come again on the show because अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे जाननी है, but क्योंकि टाइम का देखिए, I am a second generation फौजी। मैं अपना एक्स सर्विसमैन का बैच पहनता हूँ। हम वी हैव अ एडेज जो हम बोलते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और अगर ये तीनों का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए तो जवान है जो काम करता है, किसान है जो आपको अनाज और बायोमास दे रहा है, विज्ञान है जो आपको सोल्यूशन दे रहा है। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान is the solution for biomass. Thank you, Jai. Thank you, sir.